काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 5 राज्यों में डेट शीट का ऐलान हो जाएगा। चुनाव की डेट शीट का ऐलान हो जाएगा। इसी के साथ चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। बंगाल को चुनाव इस बार काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की परीक्षा पिछले 3 बार से वो लगातार चुनाव जीत रही हैं। बंगाल का मुस्लिम वोटर ममता के साथ है, इंटैक्ट नजर आता है, लेकिन इस बार हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी इसमें सेंधमारी कर सकते हैं। क्या इस बार मुस्लिम वोटों का नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है? क्या हुमायूं कबीर बड़े फैक्टर बन सकते हैं, या हुमायूं कबीर सिर्फ मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के जिलों में ही सीमित रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं। इसके अलावा बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों और बाबरी मस्जिद का मुद्दा लगातार उठा रही है। हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, एकजुट करने की कोशिश कर रही है। 2021 के चुनाव में ममता की पार्टी टीएमसी 215 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी 3 सीटों से 77 सीट पर पहुंच गई थी। इसलिए बीजेपी को काफी उम्मीद है कि इस बार कम से कम ये जो 77 वाला आंकड़ा है, ये 100 से पार तो पहुंचाया जाए। हालांकि बीजेपी के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो ये जरूर कहते हैं कि इस बार ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। वहां प्रधानमंत्री गए हैं, कार्यकर्ता टीएमसी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और हम जीतेंगे। अब मुस्लिम वोटर को लेकर ममता बनर्जी के सामने कोई मुश्किल वाकई में है भी, या फिर ममता बनर्जी आश्वस्त हैं कि मुस्लिम वोट उनके साथ ही रहेगा? क्योंकि मुस्लिम वोटर्स में सबसे ज्यादा नैरेटिव इसी बात को लेकर चलता है, जो बीजेपी के सामने मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, जिसमें बीजेपी को हराने का मादा नजर आएगा। मुस्लिम वोटर उसी के साथ इंटैक्ट नजर आता है। शोएब, अब आप मुझे बताइए, बंगाल की स्थिति क्या नजर आती है? क्या हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद से निकलकर पूरे पश्चिम बंगाल में कोई इंपैक्ट छोड़ पाएंगे? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा कोई इंपैक्ट छोड़ पाएगा? क्या लगता है, मुस्लिम वोटर्स इस बार किस राह को चुनेंगे? देखिए प्राची, जाहिर सी बात है, किसी भी राज्य में हम जो एक पैटर्न देखते हैं जो मुस्लिम वोटर्स का है, वो ये रहता है कि बीजेपी को जो हराए उस पार्टी के साथ वो चला जाता है। हम ये देखते रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या तमाम दूसरे जो राज्य हैं। जहाँ तक हुमायूं कबीर की बात है, यकीनन ये जो मामला है, इस मामले में हमने ये देखा है कि जो मुर्शिदाबाद के आसपास का इलाका है, क्योंकि जब जब भी जुमे की नमाज बाबरी मस्जिद की जहाँ पर बनाई जा रही है उस जगह पर हुई, तो बहुत एक बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग आते हुए नज़र आते हैं। वो पैसे लेकर वहाँ पर आते हैं, चंदा लेकर, ईंटें लेकर वहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। तो देखना यही होगा कि क्या इन तमाम चीज़ों का असर चुनाव में भी दिखाई देगा क्या? एक बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा सवाल जो मैंने आपको कहा कि ममता बनर्जी लगातार ये कोशिश शुरुआत से ही करती रही है कि एकजुट होकर तमाम जो मुसलमान हैं वो उसको वोट करें। उसकी कोशिश टीएमसी की हमेशा से रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं टीएमसी में भी, चाहे सिद्दीकुल्लाह साहब हो या बहुत सारे नेता हैं जो लगातार ये कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी है मुसलमानों की खैरख्वाह और वही तो लड़ाई लड़ रही है बीजेपी से। अगर बीजेपी को बंगाल में रोकना है तो सबको टीएमसी के साथ मुसलमानों को एकजुट यहाँ पर आना होगा। तो ये बड़ी बात है। एमआईएम की जहाँ तक बात है, अगर वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी अपने उम्मीदवार उतारते हैं, यकीनन वो कई सीटों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या वो इतनी इस तरह से होगा क्या? क्योंकि जो बिहार का जो सीमांचल का इलाका है वो भी पश्चिम बंगाल से कुछ हिस्से वहाँ पर लगते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी एमआईएम वहाँ अपनी पैठ बनाने में कामयाब होगी, जिस तरह से वो बिहार के सीमांचल इलाके में बनाने में कामयाब हुई है। देखना ये होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की जो रैलियां वहाँ पर रहेगी, उनके जो भाषण वहाँ पर रहेंगे, वो कितना इम्पैक्ट वहाँ पर कर पाएंगे। मुर्शिदाबाद की जो 22 सीटें हैं, वहाँ हुमायूं कबीर कुछ इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। पिछली बार यहाँ ममता बनर्जी ने 22 में से 20 सीटें जीती थी। इस बार ममता बनर्जी काफी होपफुल रहती हैं और हुमायूं कबीर ने इसी इलाके को चुना है ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या वो कामयाब होंगे, देखना दिलचस्प है। बंगाल में मुस्लिम वोट के बिना ममता चौथी बार सीएम नहीं बन पाएंगी। पिछले कई चुनाव के ट्रेंड इस बात की गवाही दे रहे हैं। हर चुनाव के साथ उनका मुस्लिम वोटर बढ़ता गया। 2006 विधानसभा चुनाव में ममता को 22% मुस्लिम वोट मिले थे। 2011 विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 35 हो गया। 2016 विधानसभा चुनाव में 51% मुस्लिम वोटर ममता के साथ थे। 2019 लोकसभा चुनाव में ममता को 70% मुस्लिम वोट मिले। 2021 विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 75 हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में ममता को 73% मुस्लिम वोट मिले। यानी पिछले 15 साल से ममता के लिए मुस्लिम सपोर्ट 35 से बढ़कर 75% हो चुका है।
अब एक बार नजर बंगाल के जातीय समीकरण पर भी डाल देते हैं। बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं, यानी करीब हर तीसरा वोटर मुस्लिम है। जहां तक हिंदू वोटर्स का सवाल है तो बंगाल में 23% दलित वोटर हैं जो चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बंगाल में कुल 6% एसटी हैं, लेकिन ओबीसी करीब 62% हैं। तो मुस्लिम वोटर्स तो मोटा मोटी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जाते हैं, लेकिन ओबीसी, एसटी और एससी वोटर्स जो हैं इनका साथ किसको मिलता है? क्या इनके दम पर बीजेपी कुछ कमाल कर पाएगी? इसी पर बीजेपी की भी नजर रहेगी और इसी के इर्द गिर्द तमाम जो रणनीति है वो बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का ब्रेकअप हम बता रहे हैं देवेंद्र, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा मुफीद क्या बैठता है? क्या वो पोलराइजेशन की तरफ जाएगी या फिर सीधे तौर पर मुद्दों के साथ राजनीति करेगी और ममता के खिलाफ माहौल बनाएगी? निश्चित तौर पर मुद्दों के साथ राजनीति करके ममता के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश, क्योंकि पोलराइजेशन वाली स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो वो बीजेपी नहीं करेगी, ये एकदम से समझ में आ रहा है स्ट्रेटजी के तौर पे। और उसके पीछे वजह ये है, पहली बात कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ प्राची, उसका असर अपने आप पश्चिम बंगाल में है। हिंदू वोटर्स को ये समझ में आ रहा है कि कैसी स्थिति हो सकती है। उस हिसाब से उनके अंदर जो सेंटिमेंट बीजेपी अपने पक्ष में जगाना चाहेगी वो ऑलरेडी जगा हुआ है। दूसरा घाटा इसमें यह है कि अगर बहुत ज़्यादा पोलराइज करती नजर आई बीजेपी तो फिर वहाँ जो मुस्लिम वोट है वो बाकी सारे इशूज़ पे जाने के बजाय उसका सिर्फ एक टारगेट हो जाएगा कि किसी कीमत पर बीजेपी को हरा देना है, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली वोट करेंगे। बीजेपी को पसंद तो वो करेंगे नहीं, लेकिन बीजेपी को के प्रति नफरत इतनी ज़्यादा हो जाए कि उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़े और वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करने लगें। वो कंडीशन बीजेपी निश्चित तौर पे नहीं चाहेगी, और उस लिहाज से जो बाकी डेवलपमेंट के इशूज़ हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। और पोलराइज नहीं करने में प्राची, इसमें एक चीज़ और है कि बंगाल का जो खासतौर पे भद्रलोक वाला समाज है वो धार्मिक तो बहुत होता है, लेकिन राजनीति में धर्म के इस्तेमाल का पक्षधर नहीं होता है। तो उस वर्ग तक भी अपना रीच आउट बीजेपी आसानी से कर सकती है अगर वो मुद्दों के सहारे जाए तो। और पिछले 5-6 महीने के अगर आप पार्टी का जो ग्राउंड वर्क अगर देखें और उस पैटर्न को अगर देखें तो समझ में आएगा कि लगातार मुद्दों के सहारे ही पार्टी अपने अभियान को आगे बढ़ाई है। जैसे जो खाली रिक्त पद हैं जो उनके भर्ती को लेके एक बड़ा अभियान और बहुत नैरेटिव चलाया गया कि ममता बनर्जी के चलते इतनी सारी सरकारी नौकरियां नहीं भरी गई, बीजेपी आएगी तो तुरंत भरेगी। दूसरी चीज़ की 7वां वेतन आयोग, उसकी सिफारिशों को लागू करना, 6ठे वेतन आयोग के खिलाफ ही ममता बनर्जी कोर्ट आ गई, तो उसको लेके कि बीजेपी सरकार आएगी तो कैसे उसकी प्रति करेगी। तो लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, इन सारे इशूज़ को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड पे माहौल बनाने के लिए बहुत कोशिश की है। और उससे ये सीधे समझ में आता है कि पोलराइजेशन के बजाय मुद्दों को आगे रखने की रणनीति है। दूसरा, बंगाली वर्सेस बाहरी का इलेक्शन ना बने, बल्कि बंगाल के चेहरे बीजेपी के हों और बंगाल के ममता बनर्जी और वहीं पर चुनाव हो। बिल्कुल ठीक है। बीजेपी जानती है 23% अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ तो ममता बनर्जी को हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मुद्दों की राजनीति देखने को मिलेगी। लेकिन असम का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि असम के चुनाव में बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। आज इसकी तारीखों का ऐलान भी होगा। बीजेपी पिछले 2 बार से असम का चुनाव जीत रही है, इस बार बीजेपी जीत की हैट्रिक मारने की कोशिश में है। इसके लिए उसे एक मुश्त हिंदू वोट चाहिए। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीएम हिमंता विश्व शर्मा के मुताबिक असम में मुस्लिम आबादी 40% हो चुकी है। उनका कहना है कि 2011 में असम में 35% मुसलमान थे, जो पिछले 15 सालों में बढ़कर 40% हो गए हैं। मुस्लिमों की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बढ़ रही है। असम में सीएम हिमंता बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासत के बड़े चेहरे हैं। असम का हिंदू हिमंता के साथ है, उधर मुसलमान कांग्रेस और यूडीएफ में बटा हुआ है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 57% हिंदू वोट मिला था। 2021 के चुनाव में बीजेपी का हिंदू वोट 57% से बढ़कर 65% हो गया था। वहीं कांग्रेस और यूडीएफ को 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिला था। असम में हिंदू मुस्लिम मुद्दा गरमाकर हिमंता लगातार हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं। असम में भाषाई आधार पर 2 तरह के हिंदू हैं, बंगाली बोलने वाले जो बंगाली हिंदू हैं और इसके अलावा असमी बोलने वालों को असमी हिंदू कहा जाता है। हिमंता ने असम में बंगाली और असमी दोनों हिंदुओं को एकजुट कर लिया है। 2016 में 63% और 2021 में 74% बंगाली हिंदू ने बीजेपी को वोट किया था। तो वहीं 2016 में 64% और 2021 में 67% असमी हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया था। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए हिमंता जिस तरह से बयान देते हैं, जिस तरह के एक्शन लेते हैं, उसे ओवैसी से लेकर मदनी तक सब बेचैन हो जाते हैं। तो ये मोटा मोटी बीजेपी की रणनीति तो समझ में आती है और बीजेपी पिछले 2 बार से सफल भी हो रही है। अब इसको काउंटर करने के लिए विजयलक्ष्मी क्या रास्ता ढूंढेगी कांग्रेस?
देखिए, पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस किया था, उससे पूरा जो इलेक्शन है वो पोलराइज हो गया था। लिहाजा इस बार अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी वो गलती नहीं करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में ही ये समझ आ गया था कि अगर पोलराइजेशन होता है तो उधर से काउंटर पोलराइजेशन जो होता है उसका नुकसान जो है राजनीतिक, वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा था पिछले विधानसभा चुनावों में। लिहाजा इस बार कांग्रेस पार्टी को लगता है दो अकाउंट्स हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 10 साल में बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। काफ़ी सारे इश्यूज कांग्रेस पार्टी जो है वो ग्रास रूट के उठाने की कोशिश करी। और दूसरा, उनको लगता है कि काफ़ी सारे आरोप वो हेमंता बिश्व शर्मा पर पर्सनली भी लगाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम तरह के आरोप हैं। मोटा मोटी जिस चीज़ पर कांग्रेस पार्टी बैंक कर रही है वो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा है। और उसके अलावा आप देखेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा को वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हेमंता बिश्व शर्मा की ये पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा है कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में कि वो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तक में नजर आती है, या जो कांग्रेस का जो संगठन है उसमें उनकी पैठ है, चीज़ें, बातें, खबरें उन तक पहुंचती हैं, या नेता जो सिलेक्ट होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट उनका दिखता है। तो लिहाजा इस बार कैंडिडेट जो है वो मुफीद हो, कैंडिडेट जो है कांग्रेस के लॉयल बेस से निकल कर के आए, इसलिए प्रियंका गांधी वाड्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सही कैंडिडेट्स का चुनाव जो है वो वहां पर हो पाए। और इस बार अगर गौरव गोगोई के चेहरे को देखें, कांग्रेस पार्टी को लगता है, तरुण गोगोई के बेटे हैं गौरव गोगोई, एक सॉफ्ट चेहरा हालांकि माना जाते हैं, अहोम कम्युनिटी से वो आते हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो जो अहोम कम्युनिटी है उसके अलावा गौरव गोगोई की अपनी पर्सनल छवि जो है ये काम करेगी। और इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी का जो मुद्दा है उस पर वो बैंक करें। लेकिन गौरव गोगोई की छवि को डेंट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। उनको लेकर, उनकी पत्नी को लेकर जिस तरीके के आरोप लगातार हेमंता लगाते हैं उसका असर ग्राउंड पर कितना होगा? देवेंद्र, क्या बीजेपी इस बात का भी आंकलन करती है? इसमें प्राची एक चीज़ बहुत दिलचस्प आपको नजर आएगा कि ये इतना बड़ा इशू हेमंत बिश्व शर्मा ने बनाया तकरीबन पहले दिन जब उन्होंने हाल के दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस रिपोर्ट के बाद, तो 2.5 घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और समझ सकती हैं आप कि इतने संगीन आरोप गृह मंत्रालय को उन्होंने सिफारिश की। लेकिन दूसरी तरफ ये नज़र आया कि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस मसले को लेकर कोई बहुत ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश नहीं की, कोई वैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, बड़े नेताओं ने इस पर बहुत ज़्यादा इस मसले को उछाला नहीं। जाहिर तौर पे असम के चुनाव की बात करें तो पूरी तरह से ये हेमंत बिश्व शर्मा केंद्रित है। बाकी राज्यों की तुलना में जो बीजेपी की रणनीति रहती है वहाँ पर सेंटर यानी कि दिल्ली बीजेपी ज़्यादा ताकतवर नज़र आती है। लेकिन असम के चुनाव को क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके पल्स को समझते हैं हेमंत बिश्व शर्मा, तो एक तरह से पूरा चुनाव, पूरा संगठन उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। और जिन मुद्दों को वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं वो लेके जा रहे हैं। इस मुद्दे को वो इस लिहाज से आगे लेके गए क्योंकि उनको ये पता था कि 10 साल से लगातार सरकार में है बीजेपी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये कोशिश करेगी कि किसी तरह से कुछ करप्शन के आरोप चिपकाए जाएं और उसके खिलाफ एक माहौल बनाया, बीजेपी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। तो उसको काउंटर करने के लिहाज से प्रियम्प्ट करते हुए पहले ही इन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया गौरव गोगोई के खिलाफ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने रखी जो कि असम की जनता के लिए भी वो सवाल है कि हाँ आखिर ऐसा क्यों हुआ था। और पाकिस्तान कनेक्शन पे आप समझ ही सकती हैं कि वो कितना बड़ा मसला हो सकता है। तो और उस लिहाज से हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं को एक मुद्दा दे दिया कि ग्राउंड पे आप इस मसले को बोलें। और दूसरी चीज़ कि गौरव गोगोई और कांग्रेस के लोग इस पर सफाई देते रहें। और इन सबसे अलग प्राची, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नैरेटिव के सहारे वो चुनाव लड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आप देखें तो असम ने निश्चित तौर पे कई सारी चीज़ें ऐसी की हैं केंद्र की सरकार की मदद से जो कि आपको एकदम रिमार्केबल नजर आएगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने एक वीडियो डाला और उस वीडियो को कांग्रेस के लोग ये कहना शुरू कर दिए, वो इतना बढ़िया था कि उसको ये कहना शुरू कर दिए कि ये तो AI जनरेटेड है। तो अगर इस तरह की डेवलपमेंट की स्थिति हो और नैरेटिव को वो जनरेट करना भी जान रहे हैं तो समझा जा सकता है कि कितनी मजबूत स्थिति में खुद को पा रहे हैं। बैलेंस करके चल रहे हैं, वो मुद्दों की राजनीति भी कर रहे हैं, अपने विकास को भी दिखा रहे हैं और एक स्मार्ट पॉलिटिशियन के तौर पर जानते हैं कि किस क्षेत्र में मेहनत करनी है, कहां से उनको फायदा होगा और कहां पर मेहनत करना पूरी तरीके से बेकार है। एक और राज्य है जिस पर चर्चा करना जरूरी है राघवन, तमिलनाडु की स्थिति जरा समझाइए। तमिलनाडु में कौन कितना मजबूत नजर आता है? एक्टर विजय की एंट्री के बाद क्या कोई समीकरण बदलेंगे तमिलनाडु में, या भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से समझें तो क्या कोई समीकरण बदलेंगे तमिलनाडु में, या मोटा मोटी जो पार्टी सत्ता में है वही आपको मजबूत नजर आती है?
देखिए प्राची, विजय की अगर हम बात कर लें तो वो एक्स फैक्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर घर में अब उनके नाम की चर्चा होने लगी है। उनके बारे में वो क्या कह रहे हैं लोग उसको सुनना पसंद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रांग विकेट की बात कर लें तो उसमें कोई दो राय नहीं कि अभी जो मौजूदा डिस्पेंशन है डीएमके के नेतृत्व वाला, वो वहां पर बहुत मजबूत स्थिति में वहां पर नजर आ रहा है। गठबंधन मजबूत है, साथ ही ये एक नैरेटिव वहां पर जो द्रविड़ पॉलिटिक्स की जो कोशिश की जा रही है डीएमके की तरफ से, वो जमीन पर भी काम करती हुई नजर आ रही है। स्टालिन तोरटुम तमिलनाडु वलरट्टुम, यानी स्टालिन को आप बना के रखिए और तमिलनाडु का विकास लगातार होता रहेगा, चाहे वो हिंदी भाषा को थोपने की बात हो, चाहे वो नीट की बात हो, और चाहे वो एक अग्रणी राज्य होने के बावजूद केंद्र की तरफ से जो उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है उसको लगातार वहां पर ग्राउंड पर देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर ले तो अभी हमने देखा कि सारी महिलाओं के अकाउंट में वहां पर पोंगल से ठीक पहले ये पैसे भेजे गए थे, क्योंकि स्टालिन को इस बात का अंदाजा था कि एक बार जब चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा तो सरकार वो चीज नहीं कर पाएगी। जो बिहार में हुआ वो हमने तमिलनाडु में होते हुए देखा। तो वहां पर दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें एनडीए कॉम्बिनेशन की, तो एआईडीएमके जो है वो एक तरह से बिखरी हुई पार्टी है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में 65 सीटें उन्होंने जीती थी, लेकिन इस बार 2011 और 2016 में जिस तरह जयललिता ने एआईडीएमके को रिपीट किया था सत्ता में, उस तरह से एक कोशिश जो है स्टालिन की तरफ से की जा रही है कि 2021 के बाद 2026 में भी स्टालिन की सरकार को रिपीट किया जाए। लेकिन ये देखना होगा कि विजय का जो फैक्टर है वो कितना किस पार्टी को डैमेज करता है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि एनडीए अलायंस में विजय को बनाया जाए। हमें सूत्रों ने यह भी बताया कि 80 सीटों के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट भी बीजेपी ने ऑफर किया था, लेकिन फिलहाल विजय की पार्टी ने उसे ठुकरा दिया और अकेले चुनाव में जाने की वो बात कर रही है। तो ऐसे में एक्टर विजय तो इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलना या उनकी तरफ से ऑफर आना, राघवन, इसको जरा समझ लेते हैं कि ये कितना बड़ा समीकरण साबित हो सकता है, कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। देवेंद्र, ऑफर करना, जिस तरीके की खबरें आई कि ऑफर भी किया गया, उनको डिप्टी सीएम का भी ऑफर किया गया। एक्टर विजय की पॉपुलैरिटी है, घर घर में उनकी चर्चा हो रही है, एनडीए भी ये चाहेगा कि उनके साथ मिले तो मजबूत हो जाए। क्या आने वाले वक्त में कोशिश दोबारा की जा सकती है? पिछले 3-4 महीने से प्राची बहुत सीरियस लेवल पे ये कोशिश की जा रही है, लेकिन एक्टर विजय उस बात के लिए वो सहमत नहीं है। उसके पीछे वजह ये, एक बड़ी वजह ये है कि उनका अपना जो वोट बैंक है वो वोट बैंक बीजेपी के माइंडसेट के हिसाब से बहुत उनको मुफीद नहीं लग रहा है, और इस लिहाज से वो ये खतरा नहीं उठाना चाह रहे हैं, और जिसके चलते वो लगातार टालते जा रहे हैं। बीजेपी की ज़रूर ये कोशिश है और आगे भी कोशिश किसी तरह से रहेगी, लेकिन अब क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है तो समझा जा सकता है कि लगभग ये अब फुल स्टॉप ही रहेगा कि इसमें कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है। कम से कम प्री पोल तो ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है, और उस लिहाज से बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। बीजेपी के लिए एक दूसरा चैलेंज ये है कि एआईएडीएमके एक तरह से बिखरी हुई पार्टी हो गई है, तो बीजेपी पूरी उम्मीद ये करेगी एनडीए गठबंधन के तहत कि डीएमके के खिलाफ जो करप्शन का मामला हो, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो काम कर रहा हो, उसके सहारे माहौल बने और उसमें बीजेपी एनडीए के सहारे जीत हासिल करे। पार्टी के नेता इस बात को लेकर दावा करते हैं कि डीएमके के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रोश है कि एनडीए की जीत होगी, लेकिन क्या वाकई ग्राउंड पे इतना ज़्यादा आक्रोश है, वो विजिबल नज़र नहीं आता अभी उस रूप में। ठीक है, तमिलनाडु में मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। केरल में इस बार बीजेपी काफी आशा के साथ चुनाव लड़ रही है कि मजबूती के साथ लड़ेगी, एक बड़ा ऑप्शन बन सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लग रहा है कि इस बार ममता बनर्जी को चुनावों में हरा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें असम में, तो वहां बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की बात कर रही है। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर वोटर्स को अगर देखें तो पुरुष वोटर्स हैं 4.4 लाख, महिला वोटर्स हैं 5.0 लाख और थर्ड जेंडर है 139। यहां पर एनडीए की सरकार है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार रिपीट हो, ऐसी कोशिश एनडीए की तरफ से की जाएगी। तो पुडुचेरी हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो या तमिलनाडु हो, अब से कुछ ही देर बाद, कुछ घंटों बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी और राजनीतिक दल जुट जाएंगे पूरी तरीके से चुनावी माहौल में अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का।